नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर 6 यानी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में। और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा यूनिट 3 का। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझें और बिना स्किप हुए देखें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम आगे क्या क्या जानने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे चैलेंजेस, मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस देखने को मिलती है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि संरक्षण कृषि के बारे में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी कि सटीक कृषि के बारे में, नेचुरल वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम समझेंगे, रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे। मतलब कैसे जो है वो हम आधुनिक खेती कर सकते हैं, कैसे जो है वो हम कह सकते हैं कि अभी के दौर में जो आधुनिक खेती होती है उसमें आने वाली क्या क्या चुनौतियां है, सब कुछ इसमें हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैराडिग्म शिफ्ट क्या होता है, मतलब कि प्रतिमान विस्थापन क्या होता है, जिस पर हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन के ऊपर क्या होता है ये। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्लाइमेट चेंज पे डिपेंड करता है, कैसे होता है। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर, जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में जो आबादी है और आबादी का जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्लाइमेट चेंज से कैसे वो भुखमरी हो रहा है। जो खाना जो है हम जो हम पैदावार बढ़ा रहे हैं लेकिन जो हमारे खेत में है वो उतना पर्याप्त नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो पेस्ट वगैरह आ जा रहे हैं या फिर डिजीज वगैरह से हम लोग परेशान हैं, या फिर जितने हमारे पास लैंड है उतना ज्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से हम उसको खेती नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लो कि जहाँ पे आपको 50 एकड़ है, ठीक है, लैंड, अगर उसको मान लो कि उसमें से प्रोडक्ट जो है आप समझ लो कि आपको 5 लाख का इनकम होता है। तो हो सकता है अगर आप आधुनिक खेती करें तो वो 5 से 8 से 10 लाख भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक खेती हम समझने वाले हैं, इसमें क्या होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर और इसमें क्या क्या यूज होता है और क्यों हम मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रो and climate change worsen traditional farming is no longer enough. Modern agriculture uses technology, data, ecological principles to farm smarter and more sustainability. जो अभी मैंने बताया, जैसे कि अभी की जो जनसंख्या बढ़ रही है जिस हिसाब से, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। आपको भी पता है कि जैसे पहले के जमाने में जो टेम्परेचर होते थे, सन के जो टेम्परेचर होते थे नॉर्मल एरिया में, वहां पे आपको हार्डली जो है वो टेम्परेचर आपको देखने को मिलता था 30 to 35 टेम्परेचर, वो भी ज्यादा हो गया। तो अभी जो है वो 50 भी पार कर जा रहा है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भी पार हो जा रहा है, कहीं 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 45 तो 40 45 तो अब नॉर्मल जैसा ही हो गया है। तो इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग करके हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर को क्या करना पड़ेगा, ओवरटेक करना पड़ेगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर जब हम करेंगे तो उसमें हम अलग अलग हाईटेक टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, डाटा प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो है वो प्रमाणित खेती कर सकते हैं, कैसे जो है हम सटीक डाटा ले सकते हैं अपने खेतों का। हम समझ लेते हैं चैलेंजेस जो कि लैंड और वाटर का देखने को मिल रहा है, मतलब कि चुनौतियां क्या आ सकती है भूमि और जल में, उसके बारे में हम समझते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि वाटर शॉर्टेज, सॉइल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज की खेती की जो मुश्किलें हैं तो कैसे हो सकती है, जैसे कि कम बारिश होगी तो क्रॉप खराब हो जाएंगे, या फिर ज्यादा अगर पानी की बहाव आएगी तो भी क्या होगा कि हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे। पानी जो ज्यादा आ जाएगा तो जल जमाव हो जाएगा तो भी हमारे फसल खराब हो जाएंगे। अगर कहीं पे कम पानी हो रहे हैं, ज्यादा धूप हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर आ रहे हैं तो उससे भी खराब हो जाएंगे। तो उस चीज को बचने के लिए, उस चीज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या उपाय कर रहे हैं, उस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा जो हमारा जल का स्थल है, मतलब वाटर का जो मतलब लेवल है, जितना हमारी धरती पे जो पानी है उससे ज्यादा जो है वो लैंड नहीं है। आपको भी पता होगा जो पानी है वो सिर्फ पानी, हम पीने की बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर हम पानी की बात कर रहे हैं। तो उसपे जो मिट्टी का जो सतह है वो बहुत कम है। और यहाँ पे मिट्टी जो लैंड होता है, लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर का काम नहीं हो रहा, उस पे घर भी हो रहा है, उस पे सेट्स भी हो रहा है, उस पे रोड्स भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज हो रहे हैं। तो सभी के पास उतना लैंड है नहीं, और उतना लैंड नहीं, लैंड का जो शॉर्टेज है उसके वजह से हम फार्मिंग उतने हद तक कर नहीं पा रहे हैं, उतने हद तक कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर करती है, जैसे कि एडवर्स क्लाइमेट की बात कर ले, क्योंकि हर जगह हर फसलें होती नहीं है और टेम्परेचर राइजेस हो रहे हैं। आपको ये भी पता है कि अनसर्टेन जो है वो आपको
वीदर देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस मैंने आपको बताया। अभी हम आगे समझ लेते हैं कि क्या होता है सॉइल और क्लाइमेट का इसमें चैलेंजेस। तो आपको भी पता है कि सेपरेट सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, मतलब लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, सुखार आ रहा है, आपको फिगर भी देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं, ये फर्टिलिटी जो है इसमें 0% है, ये सुखार हो गया, ये पाउडरी टाइप का बन गया है, ठीक है, पाउडर जिसे हम धूल कहते हैं उस टाइप का। तो इसमें कोई न्यूट्रिएंट वगैरह है नहीं। ये है हेल्दी सॉइल जिसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, अर्थवर्म वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी है, जो कि फर्टाइल है। तो ये चीजें जो है ये डिफाइन करती है कैसे जो है वो आपका फार्मर फेस करता है इस चीज को। जैसे कि ड्राउट कहते हैं, सूखापन कहते हैं, अनसीजन रेन कहते हैं, फ्लड कहते हैं, मतलब बाढ़ आ जाता है तो आपको पता है कि जितने भी फसल होते हैं उतने डूब जाते हैं, वो सारे खराब हो जाते हैं। अनसीजनल रेन होता है तो वो हार्म करता है। अगर मान लो कि फ्लावरिंग स्टेज से पहले बहुत बारिश हो गई या फिर हार्वेस्टिंग का टाइम बारिश हो गई, तो जो जितने भी आपने 3 मंथ 4 मंथ का जो क्रॉप्स लगाए हैं वो सब का क्या हो गया, वो सब सारे जो है वो डैमेज हो गए, तो आपकी डायरेक्टली क्या हो गया, वो लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो फार्मर फेस करता है। तो इसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन लाया है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे। तो ऐसी फार्मिंग जिसमें सॉइल, वाटर और इन्वायरमेंट को बचाते हुए खेती की जाती है। जैसे क्या होता है, नेचर को बचाकर खेती करना, मतलब कि नो टिल फार्मिंग, जुताई कम करना। अगर हम बहुत ज्यादा जुताई नहीं करेंगे, देखिए बहुत टाइप के फार्मिंग होते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि टीलेज तो इम्पोर्टेंट है, तो टीलेज इंपॉर्टेंट है तो टीलेज क्यों ना करे, मतलब जुताई क्यों ना करे, प्लगिंग क्यों ना करे, ये इससे तो फायदा है ना हमारा। लेकिन अगर हम ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको पता है कि जो अंदर हमारा क्या है, हमारा फार्मर फ्रेंड है, मतलब कि अर्थवर्म है, अर्थवर्म का कैनाल्स बने हुए हैं, या फिर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे मिट्टी को अच्छा बना रहा है, मतलब मिट्टी को क्या कर रहा है, मिट्टी को फर्टाइल कर रहा है। तो वैसे केस में अगर हम जुताई करते हैं तो इसके नीचे लगे होते हैं फावड़ा, जो एक कटर का काम करता है। तो ये मिट्टी को ब्रेक डाउन करता है। जब हम मिट्टी को ब्रेक डाउन करेंगे, फौरा लगाएंगे ऐसे यहाँ, तो ये जो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी अर्थवर्म है, वो सब तो डैमेज हो जाएंगे, वो सब तो मर जाएंगे ना। उसको हम इनडायरेक्टली क्या, इसे हम तो किल ही करेंगे। इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, ऊपरी इसका हिस्सा जो है हल्का हल्का नो टीलेज में हम डायरेक्ट शो करने का हम कोशिश करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे विदाउट टीलेज, ठीक है। तो इससे हम बचाव कर सकते हैं इसकी। तो जीरो और मिनिमम टीलेज का यही एक बड़ा सा जो है वो फैक्टर है, जिसमें हम प्लगिंग नहीं करते हैं, सॉइल को तोड़ते नहीं है, उसको प्रिजर्व करते हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर में रखते हैं, और जो हम कैनल को मेंटेन करते हैं, जो उसको जो अगर पानी चाहिए, उसको नमी चाहिए, तो हम उस हिसाब से देते हैं, ताकि अंदर जो है वो मिट्टी आपका बरकरार रहे, नमी बरकरार रहे, मॉइस्चर फर्टिलिटी बरकरार रहे, और ऊपर में हम क्या करें, ऊपर में अपने जो फल सब्जियां या फिर कह लें कि अपने जो क्रॉप्स वगैरह है वो सब हम इसमें क्या करें, इसमें हम ग्रो करें, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं कोर प्रिंसिपल क्या है हमारा। तो परमानेंट सॉइल कवर जो होता है, मतलब मिट्टी की जो ऊपर की जो लेयर हम इसको कवर कर देते हैं, इसे करने से क्या फायदा होता है। तो फसलें की जो अवशेषें हैं हम इसको ढक देते हैं, ये एक मल्च का काम करता है। मल्च एक मल्चिंग सीट आती है, ब्लैक कलर की सीट आती है, जिसका हम यूज करते हैं किस चीज का, जिसका हम यूज करते हैं पेस्ट वगैरह से बचने के लिए, या फिर सॉइल ज्यादा अगर हीट हो रहा है तो हम नीचे का जो मॉइस्चर है उसको बचाने के लिए हम सॉइल मल्च का यूज करते हैं। वही मल्च में अगर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कहें तो पहले पॉलिथीन के आपको सीट्स नहीं देखने को मिलते थे, ठीक है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उसमें हम जो हमारा रेसिड्यू वगैरह है, जो स्टेबल वगैरह हमारा जो बच गया, क्रॉप्स की जो बेकार पार्ट बच गए, उसको हम क्या करते थे, पूरे खेत में फैला के रख देते थे, ताकि सन का जो डायरेक्ट हीट है वो रिफ्लेक्ट कर सके, वो मिट्टी में न जाए। अगर ज्यादा हीट होगा तो अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, अंदर के जो अर्थवर्म वगैरह है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब मर जाएंगे, ठीक है, डाई। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रिंसिपल के। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और रोटेशन के बारे में समझ ले रहे हैं, फसल की विविधता क्या होता है। तो हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, ये हमारा एक प्रैक्टिसेस है। क्रॉप रोटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम पेस्ट को जो है नेचुरली हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसके साइकिल का। कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी पेस्ट का जो है वो लाइफ साइकिल कितना है,
वो है 11 मंथ या फिर 12 मंथ। ठीक है, मतलब तकरीबन कह ले कि 1 ईयर है। अगर अगर आप कोई क्रॉप लगाते हैं वो 4 to 5 मंथ्स का होता है, तो अगर आप सेम क्रॉप्स को दोबारा रिपीट करेंगे तो जो पहले वाला जो आपका पेस्ट था, ठीक है, पहले वाला जो पेस्ट था वो मिट्टी में रहेगा ही, मतलब वो तो जीवित ही रहेगा, क्योंकि 11 से 12 महीने इसके लाइफ साइकिल है और 4-5 महीने में आपका फसल खत्म, मतलब खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा आप लगाएंगे। तो उस वजह से ये पेस्ट जीवित रहेगा, वापस इसमें अटैक करेगा। इसको डिस्पर्स, इसको आपको गुमराह करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए आपको क्या है, फसल का जो है वो चक्र मेंटेन करना है, आपको क्रॉप रोटेशन करना है। ठीक है, जैसे वीट लगाया है तो लिग्यूम क्रॉप लगा दो, लिग्यूम क्रॉप लगाया है तो राइस लगा दो। तो ऐसे फेर बदल करते करते क्या होगा, पेस्ट जो है, एक पेस्ट सभी क्रॉप्स पे नहीं लगते हैं, सभी क्रॉप्स के अलग अलग पेस्ट होते हैं। कुछ पेस्ट होते हैं जो आपको सीरियल क्रॉप्स में मेजरली देखने को मिलता है कि जो इस क्रॉप्स पे दूसरे क्रॉप्स पे भी चले जाएंगे, तो बहुत कम होते हैं ऐसे। तो इस चीज को हम चेंज करने के लिए करते हैं, हालांकि सॉइल की फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं हैप्पी सीडर एप्लीकेशन के बारे में। अब हैप्पी सीडर होता क्या है, कभी आपने सुना है हैप्पी सीडर के बारे में? देखिए, प्रणाली को जलाने की जो आवश्यकता को पूरी तरह से क्या होता है, खत्म कर देता है। हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग करने के पिछले धान की फसल को टुकड़े में काट देना और सीधे गेहूं बोने का काम करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हैप्पी सीडर। तो ये एक तरीके से हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा जो है वो ये प्रैक्टिसेस है, जिसमें एक साथ में ही काम हो जाता है, लेबर कॉस्ट भी कम लगता है। ठीक, देखिए अब इसमें क्या होता था, ट्रेडिशनल जो है स्टबल बर्न करता था तो उसमें स्मोक पोल्यूशन भी होता था, उसके साथ साथ क्या होते थे, हमारे लैंड जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उसे किल करने से वो भी मर जाते थे। तो इससे बचाव के लिए हमने हैप्पी सीडर को यूज किया, जिसमें क्लीन एयर और सॉइल न्यूट्रिशन भी इसमें प्रोवाइड की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में, यानी कि सटीक कृषि क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसीजन फार्मिंग, और इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। आसान भाषा में समझे तो टेक्नोलॉजी यानी कि जीपीएस सेंसर का यूज करके एग्जैक्ट जरूरत के हिसाब से फार्मिंग करना को हम प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। एक और बात बता देता हूँ, प्रिसीजन फार्मिंग जो होता है वो उसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होता है 100% न भी कहो लेकिन 90% जो है, 90% हम क्या करते हैं, वर्क जो है वो हम टेक्नोलॉजी का करते हैं। क्यों, किस चीज के लिए? तो पहला जो है, सबसे पहला बेसिक्स जो है हमारा जो है पीएच मेजर करने का, उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सॉइल का मॉइस्चर को लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज होता है। रडार के लिए, सैटेलाइट व्यू के लिए आपका टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मैपिंग के लिए आपका टेक्नोलॉजी का यूज होता है। साथ में आपको कितने ऑप्टिमम फर्टिलाइजर चाहिए, कौन से पेस्ट लगे हैं, कौन से क्रॉप्स में डैमेज लगे हैं, मतलब कौन सा क्रॉप्स डैमेज हो रहा है, कौन सा मर गया है, या फिर कितने फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ जो है वो हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल हो पाता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है आप मॉडर्न एग्रीकल्चर में, आप जब भी मॉडर्न एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इसी सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजनरी हम निकालते हैं, मतलब घर बैठे आप घर बैठे अपने खेतों का मुआयना कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने फसल का क्या क्या ग्रोथ रेट है, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कब इरिगेशन की जरूरत है, सॉइल में कितना मॉइस्चर लेवल है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, साथ में आप ड्रोन से मैपिंग भी कर सकते हैं, सैटेलाइट व्यू ले सकते हैं। अब जानते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी क्या होता है, वीआरटी एंड द साइकिल। देखिए ये एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का साइकिल है जिसको आपको समझने की जरूरत है, जो कि मैंने अभी बताया है सेम एज इट वही है, बस आपको साइकिल समझने की जरूरत है क्या होता है ये साइकिल। तो इसमें देखिए, यहाँ डाटा कलेक्शन का काम होता है, फील्ड ऑपरेशन होता है, डाटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है और मैनेजमेंट डिसीजन होता है। कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे एक ब्रीफ में लिख करके देता हूँ कि कहाँ पे आपको फर्टिलाइजर की जरूरत है, कहाँ पे आपको इरिगेशन की जरूरत है, कहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट वगैरह डिटेक्शन होता है, पेस्ट का, डिजीज का, कौन सा क्रॉप खराब है उसके ऊपर, ये सब हम इसमें हम देखने वाले हैं। साथ में ये भी देखने वाले हैं कि कहाँ पे ड्रिप लगाने की जरूरत है, कहाँ पे आपको स्प्रिंकलर देने की जरूरत है। ये सब जो है वो आपको आधुनिक खेती में देखने को मिलता है, प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आपकी
बात कर लेते हैं। जीपीएस वाले जो ट्रैक्टर होते हैं उस पे क्या होता है, वेरिएबल रेट का टेक्नोलॉजी लगाए जाते हैं, यानी कि बीआरटी का उपयोग किया जाता है, जिस खेत में उपजाऊ हिस्सा में केवल 10 किलो नाइट्रोजन और कमजोर हिस्सा में 30 किलो नाइट्रोजन का छिड़काव करना, बजाय आप दूसरे खेतों में आप एक समान खाद डाली जाए। जैसे कि मान लीजिए ये फिगर है, आप समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि हमारा ये पूरा खेत है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ ये साइड वाला हिस्सा जो है ये इसकी सॉइल की जो है वो हेल्थ थोड़ा सा पुअर है, और इसकी सॉइल की हेल्थ क्या है, रिच है, ठीक है। मतलब यहाँ की रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 किलो है और यहाँ की रिक्वायरमेंट 30 किलो है। तो आप अगर मान लो 30 किलो दोनों में डाल दो तो आपकी कितना 20 किलो का नुकसान होगा कि नहीं, 20 kg का नुकसान होगा। बहुत ज्यादा देने से प्लांट को भी डैमेज होगा। तो इस हिसाब से जो है वो आपको पता होगा कि इतना एडिक्वेट मात्रा में हमें फर्टिलाइजर देना है, हमें किस स्टेज में इरिगेशन देना है, ये सब आपको पता होगा सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद करके, ठीक है, मदद से। अब हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, यानी कि जैविक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत हो हल्ला होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीजें लेना है, ऑर्गेनिक चीज लेना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, आपने कभी सोचा है? ऑर्गेनिक से आपको साफ साफ पता होता है, जैविक ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का कहने का मतलब ये है कि केमिकल फ्री फार्मिंग यूज करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करके उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहने का मतलब कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का यूज करके, जो नेचुरल होती है, नेचुरल बेस्ड। कहने का मतलब कि जो हम काउ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट का जो यूज करते हैं, उसके द्वारा यूज करके जो खेती की जाती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब समझ गए, जिसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं किया जाता। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आप यूज कर सकते हैं खाद के लिए, काउ डंग यूज कर सकते हैं, नीम का ऑयल कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए, और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं आप इसमें देखने को आपको मिलता है, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट, बायोपेस्टिसाइड्स लाइक नीम ऑयल्स का आपको यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियली ये प्रोड्यूस किया जाता है और आपको इजिली जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें हम जो है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, यूरिया लाइक ये सब चीजें हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा होता है किस चीज को, सबसे ज्यादा जो हम देखा जाए खेती का फायदा क्या होता है उसमें, सेकेंड जो है वो ऑप्शन लेके के चलिए इनकम, ठीक है। पहला अपना लेके चलिए हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्दी अगर आपको रहना है, तो हेल्दी रहना है तो ऑर्गेनिक चीजें आपको खानी होगी, क्योंकि इसमें आपको पता है कि पेस्टिसाइड जहर होता है, और जहर जो है वो हमारे गट हेल्थ में जाता है, गलत हेल्थ को खराब कर देता है। मतलब इंटेस्टाइन जो होता है उसको डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, हमारा जो है हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारा डाउन करता है। फर्टिलिटी रेट आप समझ गए होंगे, जो हमारे आगे वाले जो जनरेशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि बहुत जगह जो है वो फर्टिलिटी रेट डाउन हो गया है। आपको आप पंजाब साइड देखने को मिल रहा होगा, पंजाब हरियाणा साइड कुछ जो क्षेत्र है वहां पे फर्टिलिटी रेट जो है वो लो है। क्यों है? वहां पे ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। जहां अब आने वाले ऐसा होना हो कि ज्यादा अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करेंगे तो आने वाले जनरेशन में क्या होगा कि हमारे बच्चे ही ना हो, हमारे जनरेशन ही रुक जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें बात कर रहे हैं ये हेल्थ पर्पज से। उसके बाद हम सेकेंड इनकम के पर्पज से बात करेंगे। तो इनकम के पर्पज से बात करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपने जो है शुद्ध खाना खाओ और दूसरे को जहर खिलाओ, ठीक है। तो इस वजह से भी हम इसे बचाएंगे। और तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा सॉइल का हेल्थ, क्योंकि अगर आप केमिकल यूज करते हैं खेतों में तो उससे आपके सॉइल की हेल्थ डैमेज होती है, आपकी मिट्टी जो है वो ज्यादा समय तक उपजाऊ नहीं रहेगी, वो भी बंजर हो जाएंगे, उसमें भी आप कुछ उगा नहीं पाएंगे आगे, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में। नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, यानी कि प्राकृतिक खेती। तो नेचुरल फार्मिंग अभी मैंने बताया, जहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किया जाता है, जो कि क्या होता है, इसमें हम कोई भी इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच नहीं करते। नो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, इवन ऑर्गेनिक जो है हम यूज करते हैं, आउटसाइड फार्म का कुछ यूज नहीं करते। मतलब नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, जो हम जो हमारे जो लाइव स्टॉक है, जो हमारे गाय वगैरह है, उसके द्वारा निकलते हैं काऊ डंग। काऊ डंग का हम बनाते हैं जीवामृत, या फिर बनाते हैं हम, देखिए ये सब जो है वो नेचुरली चीजें बनाई जाती है। आपको पता होगा, अगर आपने सुना होगा जीवामृत, पंचगव्य टाइप का, तो ये सब चीजें जो है नेचुरल फार्मिंग में यूज किया जाता है। मतलब जो दूध खाद कह सकते हैं कि जो यूरिन वगैरह है, ठीक है, यूरिन काऊ डंग वगैरह को यूज करके ही बनाया जाता है। तो इस चीज का, इससे क्या होता है, इसमें जो हमारा अर्थवॉर्म वगैरह है, जो वर्म्स वगैरह है, जो हमारे फार्मर फ्रेंडली जो चीजें हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उससे तो ये लोग सॉइल की अच्छे हेल्थ कर ही देते हैं, साथ में ये भी सॉइल का हेल्थ बढ़ाता है और अच्छे फसल देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके दिमाग में ये आता होगा कि चलो ये तो हम यूज कर रहे हैं, इसके साथ साथ पेस्ट का अटैक हुआ तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी है हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर के आईपीएम में आपको देखने को मिले। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे का चीजें। देखिए क्या होता है डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, अब ये समझते हैं। डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक और नेचुरल में क्या अंतर होता है। ऑर्गेनिक के बारे में तो आपको बता दिया है, लेकिन नेचुरल के बारे में बताते हैं। बिना केमिकल और नेचर बेस्ड फार्मिंग को हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, और केमिकल फ्री फार्मिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करके हम जो करते हैं उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब सामान्य क्या अंतर है, दोनों सुनने में एक जैसा आपको लगता होगा। पहले जो फीचर समझते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नहीं होता है और नेचुरल फार्मिंग में भी नहीं होता है, दोनों में। देखिए सिंथेटिक रसायन जो होता है वो दोनों में नहीं जाते हैं। ठीक है, सख्ती से परहेज मतलब क्या, मतलब कि हम यूज ही नहीं करते हैं। एक्सटर्नल इनपुट में क्या होता है, ऑर्गेनिक में आपको हेवी रिलायंस होता है कंपोस्ट पे, और आउटसाइड से हम खरीदते हैं खाद वगैरह। ठीक है, कहने मतलब ऑर्गेनिक ही खरीदते हैं लेकिन बाहर से हम लेके आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। वही नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो हम जीरो एक्सटर्नल इनपुट, मतलब बाहर से हम कुछ लेते ही नहीं है। बाहरी इनपुट की बात कर ले तो बाहरी जो है निर्भर रहते हैं बाहर में लगाए हुए चीजों पे, लाया गया खाद उस पर हम निर्भर रहते हैं। और वही जो है नेचुरल फार्मिंग में बात करते हैं उसमें शून्य, मतलब इसमें हम 0% जो है वो हम बाहर का कुछ यूज ही नहीं करते हैं। जो हमारे फार्म का जो चीजें है वही उसी को हम यूज करके खेती करते हैं। ठीक है। कोर मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं तो एडिंग न्यूट्रिएंट्स विया एफआईएम एंड वर्मी कंपोस्ट, जिसमें हम फार्म यार्ड मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं इसमें। और वही अगर हम बात कर लेते हैं नेचुरल फार्मिंग में तो इसमें हम क्या करते हैं, नेटिव माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं, साथ में जीवामृत वगैरह यूज करते हैं। मुख्य तंत्र क्या है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, तो एफआईएम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से पोषक तत्व जोड़ता है, वही जीवामृत के माध्यम से देसी रोगानुसार हम क्या करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। मतलब जो पहले का जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो हमारा नेचुरल फार्मिंग ही है। अगर अगर कोई ट्रेडिशनल फार्मिंग का है तो डायरेक्ट हमारा नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना नेचुरल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो हम अपने तरीके से डालते हैं, ऑर्गेनिक में भी है, कुछ कुछ चीजें हम बाहर से लाते हैं। तो जो 100% है वो नेचुरल फार्मिंग है। ठीक है। ऑर्गेनिक फीड द प्लांट फ्रॉम द आउटसाइड एंड नेचुरल फीड द सॉइल फ्रॉम द इनसाइड। तो ये दोनों हमारा डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये इसको आप देख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं। चलिए आप समझते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जो कि पहले आपको थोड़ा सा हमने इंट्रो दे दिया था कि व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। आसान भाषा में समझे तो सैटेलाइट या ड्रोन से फील्ड की जानकारी लेना बिना वहां जाए, उसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। मतलब मान लो अपने घर पे हो, अपने छत पे हो और अपने खेतों का मुआयना कर रहे हो ड्रोन से। ड्रोन से हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन का बहुत यूज है। ड्रोन सिर्फ एक वीडियोग्राफी के लिए यूज नहीं किया जाता है, ड्रोन का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है। ड्रोन जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक आपकी आपकी जो गार्डिंग का काम करता है, सर्विलेंस का काम करता है। ड्रोन से मैपिंग किया जाता है, हम देखते हैं ड्रोन से कि हमारे कौन सा फसल ऊपर से आपको देखने को मिलता है, कौन सा फसल डैमेज है, कहाँ पे सुखाड़ दिख रही है, तो कहीं पे कोई जानवर वगैरह तो नहीं। सब कुछ जो है वो आपको ड्रोन से घर बैठे जो हो जाएगा, बिना फील्ड में जाए, बिना आपको घूमे हुए। क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा बड़ा होता है, अगर आप पैदल भी घूमते हो ना तो बहुत आपको टाइम लगेंगे, लेकिन ड्रोन से आप सेकेंडों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और वही अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट से फोटोज वगैरह लेते हैं, स्पेस से एरियल फोटोग्राफी करते हैं, साथ में ड्रोन इक्विप्ड जो हमारा स्पेशलाइज मल्टी स्पेक्ट्रल होता है, तो इंफ्रारेड कैमरास वगैरह लगे रहते हैं। इससे पहचानने में आसानी होती है कि कौन सा क्रॉप हेल्दी है, कौन सा क्रॉप जो है वो पुअर है इससे। ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जो भी हमने अभी तक बात किया है इस वीडियो में उसका जो है नोट्स कहाँ मिलेगा। तो नोट्स आपको मिलेगा एग्रीफेयर.in वेबसाइट है, वहां पे विजिट करें, वहां से आप फ्री में नोट्स ले जाएं। साथ में एग्रीकल्चर ई बुक आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर का देखने को मिलेगा बुक्स, एमएससी का भी कुछ देखने को मिलेगा। साथ में आपको आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और मेन बात मैं ये करने आया हूँ कि यहाँ पे आपको क्विज देखने को मिलेगा, जो कि इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आप क्विज जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें।
ठीक है, ये अटेम्प्ट करना ना भूले। और साथ में A to Z जो है आपको डिक्शनरी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे पास अब AI है, चैट जीपीटी वगैरह है, तो लेकिन आप वर्ड कहाँ से लाओगे? वर्ड तो आपके दिमाग में होने चाहिए ना, जो आप सर्च करोगे एग्रीकल्चर से आप आउटपुट निकलवाओगे, चैट जीपीटी को उतना लिख के नहीं देगा। मैं दावा करता हूँ कि आपको ऐसी डिक्शनरी अलग कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन का क्या चैप्टर है, मास्टर मैप क्या है। तो जब एग्रीकल्चर ड्रोन की बात कर लेते हैं, जो गर्मी के तनाव से हीट स्ट्रेस होता है, पता लगाता है कैसे कि आपको 50 एकड़ शुगर केन है फील्ड, तो इंफ्रारेड से आप डिटेक्ट करते हैं इनविजिबल हीट स्ट्रेस को, अलर्ट करता है फार्मर को, आपको इरिगेशन बताता है कि कब कब इरिगेशन आपको लगाना है, 5 डेज वगैरह आपको बताता है, क्रॉप की फिजिकली बताता है कि आप विल्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब डिटेक्ट करके बताता है। तो इस तरह का कुछ फिगर है, जैसे मान लीजिए कि ड्रोन फ्लाई हो रहा है, तो ये ऐसा इमेज कैप्चर करके आपको दे रहा है। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल एक वीडियो नहीं दे रहा है, वो आपको इनहेंस करके दे रहा है, इंफ्रारेड लगा रहता है, जो डैमेज वाले जो एरिया होते हैं उस हिसाब से हाईली जो है एडवांस आईटीज में इसको डेवलप किया गया है, जिसको आपको बताएगा कि सटीक आपको क्या डिसीजन लेने की जरूरत है, मतलब डिसीजन मेकिंग का भी काम वो कर दे रहा है। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्रॉब्लम रिसोर्सेज और डिप्लीशन के ऊपर हम बात करते हैं, इको सॉल्यूशन में हमने बात किया कंजर्वेशन के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में। वही टेक सॉल्यूशन में हमारा क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग और रिमोट सेंसिंग वगैरह है। तो ये सब जानकारी जो है आप तक मैंने पहुंचाई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और सबसे जरूरत बात ये है कि बिल्कुल आप कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी कमेंट करो, बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ मैंने कम बताया उसके बारे में बताएं, क्या आपको और कुछ चाहिए, क्या आपको कोई अलग से नोट्स चाहिए, कोई आपको ट्रिक वगैरह चाहिए किसी चीज को याद करने के लिए, तो उसके ऊपर भी जो है आप कमेंट करें। और अगला लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हालांकि अभी हमने सीरीज में कंप्लीट किया है वीडियो को, तो पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लीज हमारा वीडियो देखें, जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट जो है वो CUET करके प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, तो उससे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। और ये आज हमारा जो है ये यूनिट समाप्त होता है, मिलते हैं अगली यूनिट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।